जब मैं पहाड़ों में घूमता हूँ तो मुझे कुछ महिलाओं ने, जैसे मैं एक इस कहानी का जिक्र कर रहा हूँ, मुझे एक महिला ने कहा कि लोगों को शायद 2-2.5 हज़ार रुपये की जो हम कमाई कर लेते हैं वो बहुत कम लगती हो, लेकिन हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और हम लोगों को सिखाने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प किया वो किया महिलाओं ने जी। आज एक एसएचजी की महिला है, उसकी जो एवरेज जो बचत और काम हम करके जो है वो करीब 4 या 5 हज़ार रुपया तो कम से कम उसके पास हो जाता। उसके लिए छोटे छोटे पैसों के लिए उसको किसी के पास जाना नहीं पड़ता। जी। नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में राज्य सरकार की बड़ी करता है मदद। जी। फार्म सेक्टर में जो हमारे प्रशिक्षण होते हैं उसमें फोकस हमारा होता है एक तो महिलाओं के ऊपर और फोकस होता है हमारा किसानों के ऊपर। कुछ योजनाएं हमने स्प्रिंग शेड के नाम से रखी हुई हैं। इसका मतलब जितने भी नौले हैं और धारा हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उनको रिचार्ज करना है। एसएचजी की कहानी नाबार्ड से बहुत दिलचस्प तरीके से जुड़ी हुई है। थोड़ा सा अगर आप बताएं कि कैसे एसएचजी और नाबार्ड का क्या कनेक्शन है इतिहास में पीछे, और कैसे ये शब्द इंडिया में आया। नमस्कार। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संगठन ऐसे होते हैं जो निरंतर अपना काम करते रहते हैं और उनका जो इम्पैक्ट होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे सोशल हो, बहुत ज़्यादा होता है। एक ऐसी ही संस्था है, एक ऐसा ही संगठन है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, या यूँ कहें कि उत्तराखंड में जो महिलाएं बदलाव की कहानी लिख रही हैं उनमें नाबार्ड का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे साथ उत्तराखंड रीजनल सेंटर के सीजीएम हैं विनोद कुमार बिस जी। नमस्कार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि नाबार्ड किस तरह से उत्तराखंड में बदलाव की कहानी लिख रहा है। देखिए, नाबार्ड एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये बैंक की तरह काम भी करता है, सरकारी जो योजनाएं हैं उनकी तरह भी कार्य करता है और बैंक्स के लिए एडवाइजरी भी देता है, कुछ बैंक्स का रेगुलेशन भी करता है जी। और जैसा आपने बताया कि जो नाबार्ड के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें जो कुछ ग्रांट्स के रूप में हम लोग महिलाओं के लिए, आर्टिजन्स के लिए, हमारे बुनकरों के लिए और साथ ही साथ जो हमारे फार्मर्स हैं जो कि सबसे अधिक हैं, उनके लिए हम लोग विशेष योजनाएं रखते हैं ताकि उनका ठीक से प्रशिक्षण हो सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके और अंततः हमारा उद्देश्य ये होता है कि उनकी उत्पादकता जो है जिस क्षेत्र में भी है वो अधिक से अधिक हो सके। तो नाबार्ड की उत्पत्ति है 1982 की है जी। एक समय ऐसा था कि नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक का एक अभिन्न अंग था। 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और उसके पश्चात जो है नाबार्ड निरंतर कार्य कर रहा है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात जब से उत्तराखंड की स्थापना यहाँ हुई तब से हमारा ऑफिस यहाँ पे है। उसके पहले हम लोग लखनऊ से कार्य यहाँ का जो है देखते थे। तो वहाँ से जो हमारी यात्रा शुरू हुई है, अब तक हमने हर क्षेत्र में, चाहे बैंक ऋण के क्षेत्र में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में है, प्रशिक्षण और नए नए अभिनव जो योजनाएं हैं उस क्षेत्र में है, या किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे हर क्षेत्र में हमने कार्य किया है। सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो निकल कर ये आता है कि ट्रेनिंग। नाबार्ड का बहुत फोकस है ट्रेनिंग पर, क्योंकि उससे एक तो स्किल सेट बढ़ता है और वो शायद कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी करता है। अगर मैं रूरल एरियाज़ की बात करूं तो वो कैसे हुआ और ज़्यादा फोकस किन किन चीज़ों पर है। देखिए, 2 तरह के हमारे एरियाज़ हैं, एक है फार्म सेक्टर और एक है नॉन फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर में जो हमारे प्रशिक्षण होते हैं उसमें फोकस हमारा होता है एक तो महिलाओं के ऊपर और फोकस होता है हमारा किसानों के ऊपर। एक योजना हमारी होती है कि जिसमें हम लोग किसानों को जो है एक्सपोजर विजिट के लिए बाहर लेके जाते हैं। आप जानते होंगे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग जी। तो जो हम बाहर जाके देखना चाहते हैं कि किस प्रकार की उन्नत खेती होती है
और कैसे खेती में हम लोग जो है बदलाव ला सकें। हमारे पड़ोस में हिमाचल है जहाँ पे हॉर्टिकल्चर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर साल हर जनपद से कम 2 या 3 इस प्रकार के एक्सपोजर विजिट्स हो जाएं कि हमारे किसान, जिसमें महिलाएं भी होंगी, वो बाहर जाके देख के आ सकते हैं कि भाई क्या क्या बदलाव हो रहा है, कैसे उन्नत खेती हो रही है, कैसे एप्पल की खेती चल रही है, नए नए पॉली हाउसेस तैयार हो रहे हैं, और जो हमारे यूरोपियन वेजिटेबल्स हैं कैसे उनका उत्पादन हो रहा है, प्लस दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जैसे मत्स्य व्यवसाय की हो गई या कमर्शियल डेयरी की हो गई, ये भी जाके देखते हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम एक सबसे बड़ा कार्यक्रम चलता है और जिससे कि मैं समझता हूँ कि बहुत इफेक्टिव है ये प्रोग्राम। दूसरा जो होता है कि फार्म सेक्टर में जो प्रशिक्षण होते हैं वो हमारे छोटे टाइम के लिए भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। तो वो हम विशेषकर करते हैं किसानों के लिए, और हमारी जितनी भी योजना है उसमें ये प्रशिक्षण की एक छोटा सा रहता है कंपोनेंट। फिर आते हैं हम लोग महिलाओं के ऊपर। आप जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह एक बहुत बड़ा एरिया है और उत्तराखंड में लगभग जो है 93,000 या 94,000 ग्रुप्स हमारे हैं SHGs के, जो भारत सरकार के द्वारा भी तैयार किए गए हैं और हमारी जो योजना है उसमें भी है। अब इन महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्रशिक्षण ना होना, दक्षता का अभाव। सभी अपना कार्य कर रहे हैं, मेहनती हैं महिलाएं, मगर दक्ष नहीं हैं। तो हमने इनके लिए 2 प्रशिक्षण की योजनाएं रखी हैं। एक का नाम है MEDP योजना, जो माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसमें हमारा फोकस होता है कि महिलाओं को थोड़ी दक्षता दी जाए और जिससे कि वो अपना काम अपने घर में ही करें, सिलाई, कढ़ाई, अचार और प्रशिक्षण, थोड़ा टेलरिंग हो गई, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो होते हैं इसमें। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं और हम जो है इससे कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 प्रोग्राम हर साल हम लोग रखते हैं। इससे जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं लाइवलीहुड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें कम से कम 100 के आसपास महिलाएं होती हैं, SHGs की होती है, कि जिन्होंने कम से कम 2 या 3 चक्र का ऋण जिन्होंने लिया हुआ है। तो चूँकि उनके पास अकाउंट है, पैसा भी उनके पास है, दक्षता की थोड़ी बहुत अभाव है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़े अच्छे कार्यक्रम उनके लिए रखते हैं। और इसमें आवश्यक चीज़ ये है कि उनको बैंकों के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। अगर वो बैंकों के साथ नहीं अगर जुड़ते, इकाइयाँ स्थापित नहीं करते, तो उसका लाभ नहीं होगा। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि प्री कंडीशन होती है कि आपको कुछ ना कुछ इकाइयाँ स्थापित करनी है। और ये हम लोग कोशिश करते हैं, चूँकि ये बड़ा प्रोग्राम है, पैसा भी अधिक लगता है, तो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में 2 प्रोग्राम हम लोग रखें। तो ये तो कुछ हमारे प्रोग्राम्स हो गए प्रशिक्षण के। दूसरा, जहाँ तक हम बात करें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, जैसे आर्टिजन्स के लिए फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, फोटोग्राफी की है, चप्पल बनाने की बात हम करते हैं। तो जो नॉन फार्म का इलाका है उसमें हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं और ज़्यादातर प्रोग्राम हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी एजेंसीज के साथ हम लोग करें कि जिन्हें एम्प्लॉयमेंट वगैरह तुरंत प्राप्त हो। इसमें अंबुजा सीमेंट एक कंपनी है, उसका जो फाउंडेशन है उनकी वर्कशॉप है यहाँ पे हरिद्वार में। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जितने लोग प्रशिक्षित होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन में हो, चाहे प्लम्बिंग में हो, फिटर में हो, इस प्रकार के प्रोग्राम है, उसमें से 70 to 80% लोगों का रीएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता कि जहाँ 70 to 80% जो है लोग वापस जो है एम्प्लॉय हो जाए। तो ये हमारे उसमें, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम देखें तो करीब पिछले 5 सालों में लगभग 7,500 इस प्रकार के लोगों को ट्रेन किया गया है पूरे स्टेट। आपने बात की अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग की जा रही है। हमने चौकटिया में देखा एक मॉडल, वहाँ महिलाएं चप्पल बना रही थी। ट्रेडिशनली नहीं बनाती हैं, लेकिन जब उनको देखा और जब उनसे बात की तो उन्होंने 2 बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि हम अपने सारे जो हमारा रोज़मर्रा का टाइम है उसमें से कुछ घंटे निकालते हैं, हमने एक स्किल सीख ली है और उससे हमें थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, कुछ पैसा हम अपना बना लेते हैं।
जब मैंने उनसे मार्केट की बात की कि आपको इसका मार्केट, तो उन्होंने कहा हमारी लोकल में ही डिमांड पूरी हो जाती है, हम जितना बनाते हैं वो लोकल में ही खपत हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा चेंज दिखने में आ रहा है, जो ट्रेडिशनली जो महिलाओं से जुड़े हुए काम नहीं है, महिलाएं वो भी कर रही हैं। जैसे हमने हल्द्वानी में देखा जो LED बल्ब को लेकर, और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ झालरें बना दी, वो उसमें भी इनोवेशन कर रही हैं। तो ये इस तरह का सर कब ये शुरू हुआ कि हमें जो नॉन ट्रेडिशनल, जो खासकर उत्तराखंड की महिलाओं के लिए जो नॉन ट्रेडिशनल काम है, उनको उसमें जोड़ा जाए? देखिए सर, ऐसा है कि हम लोगों ने उत्तराखंड में ये कार्य किया है। पिछले 2 साल में मैंने देखा कि हम लोगों ने सोचा कि जो आमतौर पर जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग दक्ष हैं, मतलब साथ साथ क्या कि जो भी ऐसी एक्टिविटी होती है अंततः उसमें मार्केट नहीं प्राप्त होता है जी। तो हमने कहा कि कोई ऐसी योजनाएं यहाँ पे ले आए कि जिसका कि जो है खुद भी इस्तेमाल हो जाए, और लोकल जो टेम्प्रेरी हमारे मार्केट्स हैं ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में, तहसील में, वहाँ कम से कम उनको मिल जाए। तो जैसा आपने बताया, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखी। चप्पल बनाने की एक एक्टिविटी थी, LED बल्ब की एक्टिविटी है। सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो किया था हमने सैनिटरी नैपकिन्स का जी। और ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, क्योंकि ये सस्ता, जो आमतौर पे जो मार्केट में जो कॉस्ट आता है उससे लगभग आधे दाम पे बच्चों के स्कूलों के लिए हैं, और जो SHGs की जो महिलाएं हैं तमाम ग्रामीण इलाके में, जो एरियाज़ में जहाँ पे लोग इस्तेमाल भी नहीं करते और अनहाइजीनिक वे में रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा इनोवेशन था। तो वो हमने लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ का जो है प्रशिक्षण दिया, और खपत भी बहुत अच्छी होती है इसकी। उसके बाद एक आध एक्टिविटीज़ और, जैसे आपने बताया LED बल्ब के अलावा हम लोगों ने सोलर पैनल की जो है कैसे उसको रिपेयर किया जाए, कैसे रख रखाव हो, और कैसे उसमें कोई भी काम हो, जैसे कि मान लो रिपेयरिंग के अलावा उसमें साल भर में मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रशिक्षण किया है। तो ये थोड़ी चेंजेस हम लोग लेके आए हैं पिछले 1 आध साल में, कि जो रूटीन एक्टिविटीज़ से इतर जो है ऐसे कार्य करें कि जिसपे अच्छा उनको आमदनी भी प्राप्त हो जाए। ठीक। और आपने सोलर पैनल की बात की, अब गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि हम सोलर पैनल पर, जिस तरह से अब नई नई स्कीम्स आ रही हैं, और उसमें पहले से ही ये सारी चीज़ें कर लेना कि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उसको बिक्री करें, बल्कि वो उसको रिपेयर करें। हाँ जी। और उसमें लोगों को ट्रेनिंग देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, एक शब्द जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र आता है, SHG की कहानी नाबार्ड से बहुत दिलचस्प तरीके से जुड़ी हुई है। थोड़ा सा अगर आप बताएं कि कैसे SHG और नाबार्ड का क्या कनेक्शन है इतिहास में पीछे, और कैसे ये शब्द इंडिया में आया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर देखिए, सबसे पहले जो माइक्रो फाइनेंस का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ बांग्लादेश में। आप उसके बारे में परिचित हैं ऑलरेडी जी। तो मोहम्मद यूनुस जो थे वहाँ पे बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के जी, उन्होंने इस प्रोग्राम स्टार्ट किया। बांग्लादेश भी बहुत गरीब राष्ट्र है जी, तो उन्होंने जो कार्य स्टार्ट किया उनमें माइक्रो फाइनेंस का एक अपना वहाँ पे एक ढंग था जी। तो यही हम लोगों ने कोशिश करी उसके बाद कि हिंदुस्तान में जब ये प्रोग्राम आया, भारत में प्रोग्राम आया, तो उसके कुछ रूप में कहीं ना कहीं वो हो रहा था जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नाबार्ड ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया जी, तो किसी दूसरे रूप में ये हो रहा था, बट कोई उसके ऊपर सक्सेसफुली काम नहीं हो पाया जी। तो एक संस्था है जो कि कर्नाटका में, उसका नाम है मायराडा एजेंसी जी, बहुत अच्छी एजेंसी रही है जी। तो मायराडा एजेंसी की जो संस्थापक थे वो नाबार्ड में आए, और उन्होंने नाबार्ड से इस बारे में बात करी कि वो कुछ किसानों की या महिलाओं की कुछ एग्रीगेट्स बनाना चाहते हैं, ग्रुप्स बनाना चाहते हैं जी, क्योंकि कई विस्थापित महिलाएं, विस्थापित लोग वहाँ रहते हैं जी। तो उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार भी हो सकता है, या उनके लिए आमदनी का कुछ साधन होगा जी। तो नाबार्ड के अध्यक्ष महोदय उस समय जो थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग 10 लाख रुपए का आपको ग्रांट देते हैं जी, तो आप ये कार्यक्रम करें, मगर चूंकि ये महिलाएं एक दूसरे में आपस में जो है सहायक सिद्ध होंगी, एक दूसरे की हेल्प करेंगी, तो इस कार्यक्रम का नाम जो है स्वयं सहायता समूह होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यू हेल्प ईच अदर। तो ये सबसे पहले ये नाम तब आया और नाबार्ड ने ये नाम दिया, और इसके पश्चात जो है कि वो एक अपने आप में इतना बड़ा इनोवेशन हो गया, क्योंकि नाबार्ड ने उनके द्वारा एक कार्य स्टार्ट किया, और उन्होंने जो है स्वयं सहायता समूह के लिए जो पंचसूत्र है वो उन्होंने ही दिया, और उसके बाद नाबार्ड ने उसकी गाइडलाइंस जो थी उसका प्रचार प्रसार किया, और शायद सन 1996 के आसपास जो है पहली बार रिजर्व बैंक ने भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया, उसके लिए एक सर्कुलर भी दिया गया,
बैंक्स को कि नाबार्ड ने जो उसका प्रारूप तैयार किया है स्वयं सहायता समूह का, उसी हिसाब से आप लोग भी फाइनेंसिंग करें। तो ये पहला एक तरह से रिकग्निशन था इस प्रोग्राम को। उसके बाद 1996 से लेके 1999 या उसके आगे तक जो है स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम SHG BLP के रूप में जो है कई सालों तक ये प्रोग्राम चला। और भारत सरकार ने 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक्सक्लूसिवली फॉर SHG स्टार्ट करी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी वगैरह थी। वो प्रोग्राम अच्छा रहा और शायद सन 2014-15 के बाद इस स्कीम को मर्ज करके जो है NRLM स्कीम या SRLM, हमारे स्टेट्स में SRLM के रूप में है, वो स्कीम चल रही है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अभी इस समय जो है कम से कम 1,35,00,000 स्वयं सहायता समूह पूरे भारत में हैं और उसमें से लगभग जो है 65 या 66 लाख समूह ऐसे हैं जो बैंकों के साथ संबद्ध है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड छोटा राज्य है, उत्तराखंड में उतनी गरीबी नहीं है। देखिए, स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम वहाँ होगा जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत हैं, जोग्राफिकल सिचुएशन हमारी ठीक नहीं है जी, ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, मगर वो जो स्टार्क पॉवर्टी होती है वो यहाँ पे नहीं है जी। तो यहाँ भी ये कार्यक्रम चला है, लगभग 93,500 समूह यहाँ पे हैं, जिसमें कि हमारे भी समूह हैं, भारत सरकार के भी हैं, अलग अलग विभागों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इसमें से जो है लगभग 28-29 हज़ार समूह ऐसे जो बैंकों के साथ संबंध है। हमारा प्रयास रहता है कि यही जो समूह हैं हमारे, जो 28,500 जो बैंकों के साथ लिंकेज है, उन समूहों को टैप करके उनको प्रशिक्षित किया जाए, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। MEDP, LEDP योजना जी, और एक्सपोजर विजिट में हम लोग बाहर भेजना। हम चाहते हैं कि ये जो बहुत बड़ा समूह है, एक समूह में एक महिला मतलब एक फैमिली। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मान लीजिए कि अगर 90,000 या 95,000 या 1 लाख समूह हमारे हैं, तो 1 लाख को अगर आप 6 से भी कीजिए मल्टीप्लाई जी, तो मतलब 6 लाख फैमिलीज हैं हमारे साथ जुड़ी हुई जी। उन 6 लाख फैमिलीज को हमने बनाना है दक्ष, और उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड में जितने हमारी महिला समूह हैं जो बैंकों से ऋण ले रहे हैं, जिन्होंने 2-3 बार ऋण लिया है, उनको दक्ष बनाया ताकि वो लोग आगे तक सस्टेनेबली अपना काम करें जी। ये सर इन शॉर्ट यहाँ की कहानी है कि जो हम SHGs में हमारा रोल कितना अच्छा रहा जी। नाबार्ड के नाम से ऐसा लगता है कि बैंकिंग का ही है, लेकिन नाबार्ड का काम उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं उत्तराखंड की बात करूँ, आप लोग वाटर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे नाबार्ड काम कर रहा है? और शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि नाबार्ड का इन कामों में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नाबार्ड का एक सबसे बड़ा रोल है कि नाबार्ड एक रीफाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जी। रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है पुनर्वित्त देना जी। इसका मतलब ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र के लिए जो ऋण जा रहा है, चाहे कृषि है, कृषि से इतर एक्टिविटीज़ हैं, स्वयं सहायता समूह है, स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटी मोटी इकाई MSME इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो जो ऋण पैसा जा रहा है उस ऋण की भरपाई हम लोग जो है करते हैं। और पिछले कुछ सालों में लगभग 3,000 से 4,000 करोड़ हम मदद देते हैं, सस्ता पैसा देते हैं। और विशेषकर कोऑपरेटिव बैंक और जो हमारा ग्रामीण बैंक है यहाँ का, उसको देते हैं। अन्य बैंक भी इसमें कोई ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, बट हमारा मुख्य लक्ष्य यही होता है जी, उनके जरिए हम लोग ये काम करते हैं। और नाबार्ड का बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ बिजनेस भी है जी। तो ये हमारा मुख्य है। दूसरा जो है कि जो हमारी आमदनी इससे होती है, उस आमदनी से जो प्रॉफिट हमारा निकलता है, उस प्रॉफिट का एक अच्छा भाग जो है हम लोग ग्रांट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्वयं सहायता समूह हैं या बाकी लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं, वैसे ही जो है तमाम भौगोलिक क्षेत्र में इतनी विषमताएं हैं। बहुत जगह ऐसी है कि जहाँ पे पानी नहीं है, कई स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पे फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं है, कई स्थान ऐसे हैं कि जहाँ की मिट्टी ठीक नहीं है, मिट्टी बह गई है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको एड्रेस करने के लिए इनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। NRM एक्टिविटी में नाबार्ड ने 99 में 2000 में जो है हम लोगों ने वाटरशेड मैनेजमेंट का कार्यक्रम स्टार्ट किया था। भारत सरकार का भी ये कार्य है वैसे, और हम लोगों ने पायलट के रूप में स्टार्ट किया।
और जहाँ उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ, करीब जो है 32 इस प्रकार के जो है वाटरशेड्स हम लोगों ने आज तक अपनाए हैं। वाटरशेड क्या होता है कि लगभग 500 से 1000 हेक्टेयर का क्षेत्र जिसमें 5 या 6 गाँव आ सकते हैं, उसका चयन किया जाता है कि जहाँ का स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं है और जहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स तैयार करके, तमाम टेरेसिंग करके, बंडिंग करके, चेक डैम्स करके हम कोशिश करते हैं कि मिट्टी को रोका जाए, पानी को रोका जाए और जहाँ पे बारिश की बूंद गिरे उसको वहीं पर ही रोका जाए, ताकि पानी नीचे जाए। और कम से कम 3 या 4 साल लगते हैं। 4 साल के बाद उसकी जो नीचे का जो एरिया है वहाँ पे बिल्कुल आप देखेंगे कि जितने नाले हैं, नौले हैं, धाराएं हैं, वो रिजुवनेट होती है और लोगों के पास पानी की जो है अच्छी चीज़, पानी रुक सकता है, पानी आ जाता है और कृषि क्षेत्र में बहुत काफ़ी होती है, इम्प्रूवमेंट होता है। तो अभी ऐसे इस 32 में से करीब 15 ऐसे योजनाएं हैं जो इस समय हमारी चल रही है, ऑनगोइंग है। और इसमें से कुछ योजनाएं हमने स्प्रिंग शेड के नाम से रखी हुई हैं। इसका मतलब जितने भी नौले हैं और धारा है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उनको रिचार्ज करना है। तो ये प्रोग्राम हमारा 5-6 साल तक हर उसमें चलता है वाटरशेड में, और हमने करीब 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कार्यक्रम किया हुआ है। उसके अलावा एक दूसरी जो योजना है वो हमारी आदिवासियों के लिए है, जो आदिवासी विकास योजना है। आप जानते हैं कि आदिवासी आज अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं और बेसिकली उनका एक निश्चित स्थान है, उनका एक निश्चित अपनी परंपरा है, वहाँ पे जो अपना कार्य करते हैं। मगर अब चूंकि उनके पास वहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है, इसलिए बाहर को जा रहे हैं। तो भारत सरकार का आदेश भी था और हमारी भी अपनी सोच है कि भाई उनको वहीं पर ही हम लोग रोकें, ताकि उनकी परंपरा, उनकी खेती बाड़ी, उनका रहन सहन जहाँ पे था वहाँ पे पनपे वो लोग। तो हमने कहा कि वहाँ उनको रोकने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है? सबसे अच्छी व्यवस्था ये हो सकती है कि उनको वहाँ पे कुछ कार्य दिया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ट्राइबल क्षेत्र है, उन ट्राइबल क्षेत्र में कम से कम आप लगा लीजिए कि आधा एकड़ से 1 एकड़ की भूमि उनकी जिनके पास है, उनको हम लोग चिन्हित करके, एकत्रित करके उनके लिए बागान का हम लोग वहाँ पे स्थापना करते हैं। बगीचे वो होंगे जो वहाँ पे हो सकते हैं, बागान वो होंगे जिनकी उनकी अपनी पसंद के होंगे। जैसे ज़्यादातर जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ स्टोन फ्रूट्स हैं, एप्पल है, इस प्रकार के ऑर्चर्ड्स हम लोगों ने तैयार किए हैं। और उनके लिए जो खर्चा आता है 5-6 साल में रखरखाव का खर्चा, पानी की हो गई है व्यवस्था, और साथ साथ उनके लिए विमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ, SHGs, ये कार्यक्रम का भी साथ साथ रखा गया है ताकि सभी को उसमें जोड़ें। और फैमिली एज ए फैमिली हम लोग लेते हैं कंसेप्ट, एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी फैमिली का रखरखाव हो और उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। और ऐसे हमारे जो है बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी हैं, जैसे मालू चक्राता है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, पौड़ी है। तो इन दूर दराज से जितने भी इलाके हैं वहाँ पे ये प्रोग्राम बड़ा सफल प्रोग्राम है। और नाबार्ड का एक बहुत, इसमें नाबार्ड को भारत सरकार से भी बड़ा एप्रिसिएशन मिला है, क्योंकि पूरे भारत में देखिए लगभग 8 से 9% हमारे आदिवासी हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ वहाँ हो चुके हैं। और हमने कोशिश की है कि उनको वहीं पर रखें और वहाँ पे उनका बहुत अच्छा है, वहाँ पे विकास हो, बाग बगीचे हो। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ सर एक और ये है कि फार्म सेक्टर में अब एक आप जानते हो बिल्कुल सैचुरेशन सा हो गया, बिल्कुल। तो इतनी स्थिरता से आ गई है कि अब आगे कैसे जाया जाए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कहीं, मगर वो एक्सपेरिमेंट लोगों तक पहुंचते नहीं हैं जी। हमारी KVKs हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है जी। और स्टेट गवर्नमेंट की भी तमाम स्कीमें, जैसे आप जानते हो कि आत्मा स्कीमें हैं और सारी स्कीमें हैं। तो नाबार्ड ने इनके बियॉन्ड नाबार्ड ने क्या किया है कि कुछ एजेंसीज़ के साथ, चाहे NGOs हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे ICR के डायरेक्टरेट हैं, इनके साथ मिलकर हमने कुछ इनोवेटिव स्कीम्स को फंडिंग किया हुआ है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि मत्स्य क्षेत्र है, उसमें एक रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, RAS सिस्टम। एक छोटे से एरिया में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। अब ये ऐसी योजना है कि इसको छोटा किसान भी इस चीज़ को अपना सकता है। इसमें लागत जो है 2 लाख से लेके 50 लाख तक भी हो सकती है। तो जैसी आपकी आवश्यकता है वैसे आपके पास आप कर सकते हो इस्तेमाल। तो वो RAS जो है कैसे हिली स्टेट में इस्तेमाल हो, वो पहली बार हम लोगों ने जो है ICR इंस्टीट्यूट को दिया हुआ है। वो प्रोग्राम चल रहा है हमारा भीमताल में। दूसरी बार जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये प्रॉब्लम आती है कि भाई इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में वाकई ऑर्गेनिक है कि नहीं है।
मैंने अपना सामान बेचा और मैं कह रहा हूँ कि मेरा माल जो है ऑर्गेनिक है, मतलब उसमें कोई ट्रेस नहीं है जी। तो हमने एक स्कीम दी हुई है कि उसको कहते हैं ट्रेसिबिलिटी ऑफ एरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। उसमें ऐसा सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम, कि आपको ये मालूम हो जाएगा कि कहाँ से सीड डाला, वो कहाँ से लिया, कौन सी एरिया में आपने डाला, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आपका कैसा था और कैसे आपने पैकिंग किया, कैसे मार्केटिंग किया। तो उस पूरे प्रोडक्ट का पूरी इतिहास उसमें रहता है, उसकी ट्रेसिबिलिटी हो जाती है। तो वो एक हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज, मैं समझता हूँ, इनोवेशन है। वैसे ही हम लोगों ने किया कि किसानों को चारा काटने की जो छोटी छोटी मशीनें अगर दे रहे हैं, सब जानते हैं कि अगर वही चारे को काट के दिया जाए तो उत्पादकता ज़्यादा हो जाती है जी, मगर लोगों के पास है नहीं। तो हम लोगों ने कुछ एरियाज़ में इनको स्टार्ट किया और हम लोगों ने चाफ कटर हम लोगों ने दिया ताकि जो है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉडर रहेगा। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है हमें कि हमको 15 से 20% जो है मिल्क की ज़्यादा हो रही है जी, और साथ साथ जो है उसकी जो फॉडर का जो वेस्टेज होता है वो वेस्टेज नहीं हो रहा है। सर, जब हम कई महिलाओं से, क्योंकि मैं पहाड़ों में बहुत ट्रैवल करता हूँ, महिलाओं से बात होती है जो महिलाएं नाबार्ड के ज़रिए काम कर रही है, उन्होंने भी कहा कि मार्केटिंग में आप लोग हेल्प करते हैं, उनको महीनों तक पहुँचाते हैं। उसके अलावा जैसे आजकल ई-कॉमर्स वेबसाइटों का चलन है, उनका प्रोडक्ट वो उस तरह से पहुँचे, क्या उसके लिए नाबार्ड कुछ कर रहा है? सर देखिए, ये आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया कि इस इतने प्रशिक्षण के बाद, बैंक से लोन मिलने के बाद और अपनी जो पैसा भी अपना लोग इस्तेमाल करते हैं, उस सब के बावजूद अंततः क्या होता है, अंततः मार्केट नहीं आता जी। तो आजकल नाबार्ड का भी यही मानना है कि सारी एक्टिविटीज़ जो भी करें वो मार्केट से ही संबंधित करें। सबसे पहले मार्केट, उसी के अनुरूप कार्य नहीं। तो अब इसमें क्या है कि नाबार्ड ने जब आई तो देखा कि गवर्नमेंट की बहुत कम योजनाएं थी जो कि इस प्रकार की थी। तो सबसे पहले नाबार्ड ने जो योजना स्टार्ट की उसको कहते हैं हम लोग ग्रामीण हाट योजना। ये है कि जो पंचायत स्तर पे जहाँ पे वीकली मार्केट्स लगते थे, आज से नहीं पहले से लग रहे हैं जी, या मान लीजिए हफ्ते में 2 बार लग रहे हैं या 15 दिन में 1 बार लग रहा है, तो उन एरियाज़ को टैप हम लोग करते हैं। अभी हम लोगों ने सहसपुर के पास से कार्य किया हुआ है और उसमें पंचायत को हम कहते हैं कि हमें छोटी सी ज़मीन आपके पास होनी चाहिए जो आपके स्वामित्व में होनी चाहिए जी, या FPOs हैं उनकी उसमें होनी चाहिए। तो उस ज़मीन में वो लोग जो है हाट की स्थापना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, दुकानें बनाएंगे, टॉयलेट्स रखेंगे, पार्किंग स्पेस रखेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग रखेंगे। ये चीज़ें एसेंशियल है जी, ताकि जो वेस्टेज होगा प्लांट्स का वो वर्मी कंपोस्ट में तैयार होगा। जो लोग आएंगे उनके लिए स्टे अरेंजमेंट चाहिए थी, तो उस पर करीब हम लोग 15 लाख रुपए की असिस्टेंस देते हैं। एक छोटे से एरिया में 15 लाख के असिस्टेंस में काम हो जाता है, प्लस कुछ फंड्स और भी आने चाहिए इसमें। पंचायत के पास फंड्स है या एग्रीकल्चर विभाग के पास फंड्स है या DM साहब के पास फंड्स होते हैं, उनका भी समावेश आवश्यक है ताकि 30-35 लाख में बड़ा मार्केट बन जाता है। और वो जो है मार्केट हाइजीनिक मार्केट के रूप में होता है। अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया हमने, मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में भी उतना नहीं है, परंतु ये स्कीम हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, एक जगह हो गई है। हम चाहते हैं कि हर तहसील में कम से कम एक हो जाए सर। तो ये प्रस्ताव हम लोगों ने सरकार को भी दिया है और उसमें हमें स्पेस चाहिए। ये सबसे पहला कार्यक्रम था सर। दूसरा जो है महिलाएं, आर्टिजन्स, SNGs, FPOs और SNG के फेडरेशंस वगैरह हैं, इनके पास प्रशिक्षण के बाद इन्होंने काम स्टार्ट किया, माल तैयार हो गया, अब उनको आवश्यक है कि कहीं कहाँ पे बेचें। तो एक छोटी छोटी दुकानें हम उनको देते हैं। दुकानों पर चयन उन्होंने अपने आप ही करना है, उसका जो भी रेंट होगा या इनिशियल कॉस्टिंग आएगी, सामान लेने में जो आएगा खर्चा, सेल्समैन का खर्चा, और ये जो चीज़ें हैं इसके लिए हम लोग जो उनको पैसा देते हैं। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा है पैसा, और 2.5 से 3 साल तक हम उसको असिस्टेंस देते हैं। क्योंकि अगर 3 साल में भी वो अपने स्तर पे नहीं आ पाता, अपने आप चल नहीं सकता, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो 3 साल तक सपोर्ट रहता है। ये हमारे प्रोग्राम काफ़ी बहुत अच्छा हुआ है जी। और मेरे ख्याल से हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 या 6 इस प्रकार के जो है मार्ट्स हैं। इसी में एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि पहाड़ों में क्या होता है कि एक स्थान पे दुकान चलनी मुश्किल हो जाती है नहीं, आपको चाहिए कि आप खुद जाएं उनके पास नहीं। तो हम लोगों ने उनको जो है गाड़ियां दे रखी है, मार्केटिंग वैन्स दिया हुआ है जी, या तो रूरल मार्ट कीजिए या मार्केटिंग वैन इस्तेमाल कीजिए। तो ये स्कीम SHGs के लिए भी है
और किसान के जो समूह हैं हमारे FPOs उनके लिए भी है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें लोग ज़्यादातर लोग इसमें आ रहे हैं। वो सोचते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक फल है, सब्जियां हैं, दूध है, या हो सकता है नॉन वेजिटेरियन आइटम भी उनके पास है जी, तो उसको वो लोग बेच सकते हैं। मार्केटिंग के लिए ये प्रयास किया गया है। तो फिर आपने एक सही बात बताई कि आजकल हम चाह रहे हैं कि भाई ई-कॉमर्स हो जाए जी। ONDC एक प्लेटफॉर्म भारत सरकार का आया हुआ है जी, फ्लिपकार्ट वगैरह है, अमेजोन है जी। तो इसके लिए पहले तो हम लोग करते हैं प्रशिक्षण का काम जी, हम देते ही देते हैं जी। SNGs की जो आजकल जितने भी प्रशिक्षण हो रहे हैं उसमें एक छोटा सेशन इसका भी रखते हैं जी, कि कैसे आप लोग ऑन बोर्ड हो सकते हैं ONDC में, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में। और दूसरा जो उस पर प्राइमरी खर्चा कुछ आता है उसमें भी मदद हम लोग उनको देते हैं जी। और ये हो गया। और दूसरा जितना हमारे FPOs हैं, मान लीजिए FPOs को आप समझते होंगे कि किसान का एक बहुत बड़ा हमारा वो समूह होता है जिसमें 300 किसान पहाड़ी क्षेत्र में और करीब 500 से 600 किसान हम चाहते हैं कि प्लेन्स के एरिया में एकत्रित हो जाते हैं और एक जैसा काम वो लोग करते हैं। और FPOs का जो प्रोग्राम है काफ़ी अच्छा हो रहा है। इन FPOs को हम लोगों ने अभी हाल ही में हम लोगों ने मार्च में प्रोग्राम किया था और उसमें से जो आधे से ज़्यादा FPOs को हम लोगों ने ONDC के साथ हम लोगों ने जोड़ा, क्योंकि माल आपके पास है, आप चाहते हो कि आपकी बायर्स बाहर की भी रहे। यहाँ के प्रोडक्ट्स हमारे इतने अच्छे हैं, चाहे मिलेट्स की बात हम लोग करें, हैंडीक्राफ्ट की बात हम लोग करें, हमारी दालें वगैरह हैं तो बहुत अच्छी हैं और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मगर मार्केट ज़्यादा नहीं है। तो उसके लिए हमारा प्रयास है कि उनको जो है नॉर्मल जो है मार्केटिंग वैन के थ्रू, मार्ट के थ्रू, आर्ट के थ्रू, इसके अलावा ई-कॉमर्स की जो साइट्स हैं उनके थ्रू भी वो लोग आ जाए जी। तो ये हमारा प्रयास है सर। लास्ट में बात इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट और एक होता है सोशल इम्पैक्ट। उनको कुछ अर्निंग हो रही है, उनके पास कुछ पैसा आ रहा है, वो उनको फाइनेंशियली मजबूत कर रहा है। और एक होता है सोशल इम्पैक्ट। फिर जब मैं पहाड़ों में घूमता हूँ तो मुझे कुछ महिलाओं ने, जैसे मैं एक इस कहानी का जिक्र कर रहा हूँ, मुझे एक महिला ने कहा कि लोगों को शायद 2-2.5 हज़ार रुपये की जो हम कमाई कर लेते हैं वो बहुत कम लगती हो, लेकिन हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एक तो ये सर, और दूसरा ये कि अभी तक क्या होता था कि ग्रामीण एरियाज़ में महिलाएं डिपेंड होती थी, या तो वो अपने हस्बैंड के साथ बैंक्स जाती थी या मार्केट जाती थी, लेकिन अब वो अपना काम करने लगी हैं, उनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो गई है, तो अब उनमें इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है कि वो बैंक में अपने आप जाती हैं, वो मार्केट में अपने आप जाती हैं, उनको उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है। तो ये हुआ सर सोशल इम्पैक्ट। आप कैसे देखते हैं? और अगर जैसे हमने कहा ना फाइनेंशियल इम्पैक्ट, उसको कैसे देखते हैं? सर बहुत अच्छा प्रश्न है। और इनफैक्ट ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी ऐसी बात आती है कि क्योंकि मैं नाबार्ड में मुझे ज्वाइन किए हुए 35 इयर्स के ऊपर हो चुका है जी, और 88 में मैंने किया था ज्वाइन। तो ये 92-93 से जो प्रोग्राम है स्वयं सहायता समूह का स्टार्ट हुआ जी, और हमारे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग थी। इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट थे, पायलट्स किए, तो और हमने भी सीखा इसको पहले जी। और हम लोगों को सिखाने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प किया वो किया महिलाओं ने जी, क्योंकि हम उनके पास गए थे थ्योरी लेके, ऐसा होना चाहिए। बैंकर्स ने विश्वास नहीं किया हमारे ऊपर। हमको भी 5-6 साल लगे बैंकर्स को बोलने में कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है। महिलाओं के साथ ये चीज़ है कि आप जानते हो उसकी सबसे बड़ी क्रांति जो आई है वो आई है, एक तो उनके अंदर जो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जी, कॉन्फिडेंस जी, वो इनका इंक्रीज़ हुआ है। आप जानते हैं कि यहाँ की जो महिलाएं फिर भी अच्छी एजुकेटेड हैं हमारी महिलाएं जी, मगर आप अगर बात करेंगे उड़ीसा की, बिहार की, झारखंड की, क्योंकि इन एरियाज में मैंने काम भी किया हुआ है जी, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जी, इवन तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे इतनी ज़्यादा असमानताएं हैं जी, और महिला और पुरुष में भी है विद इन ए फैमिली जी। और आपकी बात सही है, हमारे पहाड़ में भी हम देखते थे पहले ऐसे ही होता था कि जो है 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया जो ऐन वक्त पे काम आता है जी, वो जो है महिलाओं के पास नहीं होता था, और महिलाएं कहीं ना कहीं उसको छुपा के रखती थी जी, ऐन वक्त पे काम आ जाए। मगर जो स्वयं सहायता समूह का जो कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ बेसिकली यहाँ पे तो 1998, 99, 2000, 2002 इन सब के बाद एक्चुअली स्टार्ट हुआ जी। तो उसके बाद महिलाओं में ये चीज़ आ गई कि मुझे बचत करना है जी, और ये जो बचत है वो ये हो सकती है कि हम कहीं ना कहीं से 100 रुपया प्रति माह बचाएं। आज वही स्थिति है कि 100 की जगह 1000 रुपया हो गया, 2000 हो गया जी। कई महिलाएं आप महिला समूह में जो है
5-5 हज़ार रुपये का उनका जो है महिला हर मंथ की उनकी हो रही बचत हो रही जी और वही बचत जब उन्होंने बैंक में डाली जी उससे ब्याज प्राप्त हुआ और जब आपसी जब किया ऋण किया तो उनको बैंकों से ज़्यादा ब्याज मिला जी। आज एक एसएचजी की महिला है उसकी जो एवरेज जो बचत और काम हम करके जो है वो करीब 4 या 5 हज़ार रुपया तो कम से कम उसके पास हो जाता जी। कि वो सोचती कि मेरे अपने पैसे हैं, उसके लिए छोटे छोटे पैसों के लिए उसको किसी के पास जाना नहीं पड़ता जी। अपने पति से, बच्चों से, किसी और से भी मांगने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो इकोनॉमिक जो पावर आई है उनके अंदर, एक फाइनेंशियल पावर आई है और साथ में सोसाइटी के बीच में जो पावर आई है, सोशल पावर आई है, ये इतनी बड़ी क्रांति है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी क्रांति भारत में कभी नहीं हुई और ये चीज़ें तो भारत सरकार भी मानती है, विश्व मानता है, इवन वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि संसार का सबसे बड़ा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है स्वयं सहायता समूह जी। और हर राज्य ने उसको बहुत अच्छा किया। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ ये प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। हमारे यहाँ वैसी गरीबी नहीं है बट पैसे का अभाव रहता है क्योंकि हस्बैंड नहीं रहते हैं वहाँ पे, महिला बिल्कुल अकेली है, कामकाज में व्यस्त है। उसी कामकाज के समय में उसने जो है आधा घंटा निकाल के उन्होंने आपस में बैठक करी और ये तो एक जो अंदर ही अंदर जो एक उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया है वो बहुत बड़ी चीज़ आई है। और ये 2000 की बात आपने कही ना, ये 2000, 4000, 5000 प्लस प्रशिक्षण के पश्चात जो उन्होंने कार्य स्टार्ट किया है, कई महिलाएं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 50,000 की बात कर रहे हैं जी। भारत सरकार ने इसी में आपने जाना हो एक पति दीदी योजना बनाई है जी कि एक महिला एक साल में 1 लाख कमा भी सकती है जी। तो ये एसएचजी देखिए कहाँ 1000 से आज 1 लाख में पहुँच गए जी। और अब कब से स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम? 1992 से स्टार्ट हुआ है। इतने सालों में इतना इम्पैक्ट हो गया। तो मैं कहता हूँ ये इसका आउटकम है, ये इसका इम्पैक्ट है जी। अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में राज्य सरकार की बड़ी करता है मदद जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग करीब यहाँ से जो है 500 से लेके 1000 करोड़ जो है, जिस पिछले साल हमने 755 करोड़ की मदद दी है, तो वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं जी। तो पिछले 30 साल में जब से हमारा ये प्रोग्राम हमारा चला है, करीब 11,700 करोड़ के हमने जो है ऋण स्वीकृत किए हैं स्टेट गवर्नमेंट जी। और करीब जो है करीब 10,000 करोड़ के ऋण उनको पैसा दिया भी है, एक्चुअल रिइंबर्समेंट किया है। इसमें बेसिकली तमाम कनेक्टिविटी का क्षेत्र है, रोड्स है, ब्रिजेस है जी, इरिगेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का क्षेत्र है, तमाम एक्टिविटीज़ का क्षेत्र है, चाहे कैनाल इरिगेशन है, चाहे गूल है, चाहे मत्स्य क्षेत्र है, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप फार्म्स है। और तीसरा जो है सोशल सेक्टर का है, स्कूल है, ITI है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ये सब है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए नाबार्ड की जो है ये बहुत काफ़ी इम्पैक्टफुल प्रोग्राम रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि ग्रामीण सड़कें जितनी हैं उसकी वो 40% जो है नाबार्ड के फंड से आई है। RIDF जो फंड है जी, जो हमारे पास भारत सरकार की ओर से आता है। इरिगेशन जितना पूरे इसमें हमारे राज्य में है जी, 62% इरिगेशन जो है नाबार्ड के द्वारा फंड की हुई योजनाओं के तहत आया हुआ है जी। और मतलब वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा इम्पैक्ट है। उसके बाद जो ड्रिंकिंग वाटर है जी, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा है जी, एक सोशल सेक्टर की स्कीम है जी। तो इसमें से आप लगा लीजिए कि ऑलमोस्ट 1/4 जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो एरियाज हैं जी, उनकी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज हमारे फंड से आई है जी। नाबार्ड का नाम नहीं आता है, नाबार्ड इनडायरेक्टली काम करता है और हम कहते हैं हम दूसरों के साथ काम करते हैं जी। तो हमारी कोशिश ये है कि हम नाबार्ड से ज़्यादा फंड अपने स्टेट के लिए दें। और मैं समझता हूँ अगर यही प्रयास रहा तो आने वाले 10 साल तो लगेंगे कम से कम। 10 साल में हम लोग जो है टॉप 5 स्टेट्स में आना है हम लोगों ने जी। तो डेवलपमेंट का जिसे कहते हैं साइलेंट फोर्स है वो नाबार्ड है। हाँ, नाबार्ड मतलब नाबार्ड भी है सर, मैं कहूँगा सिर्फ नाबार्ड नहीं है, नाबार्ड के प्रयास बहुत रहे हैं और नाबार्ड भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे सर। एक आखिरी सवाल सर, जो हम देखते हैं कि काम हो रहा है उत्तराखंड में और जब हम देख रहे हैं कि खेती की तरफ से लोग थोड़ा सा हटे हैं, उसके कई सारे रीज़न भी हैं, खेती बिखरी हुई भी है। अब उस तरह से लोगों में खेती को लेकर एक तरह से कहें ना कि उत्साह भी नहीं रह गया, उत्साह भी कम होता जा रहा है। ऐसे में नाबार्ड का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उन जगहों पर लोगों की हैंड होल्डिंग में।
क्या कहते हैं ना, वहाँ कुछ रोज़गार के साधन मिल जाते हैं, वहाँ वो कुछ अपने लिए रोज़गार के छोटे मोटे साधन कर लेते हैं, तो हो सकता है कि वो अपने खेतों को भी दोबारा से उन पर ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि उनको वहाँ उतना पैसा मिल जा रहा है जिसके लिए शायद उन्हें बाहर ना जाना पड़े। आप इसे कैसे देखते हैं? और जैसे आपने कहा कि अगले 10 साल में हम लोग टॉप 5 स्टेट में आ सकते हैं अगर हम इस तरह से बढ़ते रहे आगे, तो नाबार्ड का रोल कैसे देखते हैं उसमें? तो आपकी बात जो थी बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि हमारे पास एरियाज़ का भी है, सब कुछ है, बट किसानों को किस रूप में अब आगे करना चाहिए ताकि हम वो नंबर 5 पे आ जाएं या नंबर 3 पे आ जाए। जी, अभी भी हमारी बहुत अच्छी जीडीपी है जी, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हमारी अच्छी है जी, अब देखिए इसमें एक इशू है, ये है कि हमारे पास लैंड बिल्कुल अनडिल्यूटिंग लैंड है, जी, ऊपर नीचे है लैंड है। उसमें जैसे मैंने बताया कि तमाम जलागम इस प्रकार की योजनाओं से उनको अच्छा रखना पड़ेगा, मिट्टी अच्छी रखनी पड़ेगी, पानी अच्छा रखना पड़ेगा, स्रोतों को ठीक करना होगा, ये है। दूसरी बात, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, परंतु इरिगेशन उतना हो नहीं सकता। अभी हिल्स में आप बात करेंगे तो 5%, 6%, 10% इरिगेशन है, जी, उसके ऊपर 15 के ऊपर नहीं है। जी, प्लेन्स में हम जाएंगे तो इरिगेशन अच्छा है, जी, मगर प्लेन का एरिया ज़्यादा नहीं है। जी, फोकस हमारा होना चाहिए हिल्स में, कैसे हो सकता है। जी, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि फार्मर्स का एग्रीगेशन, जी, फार्मर्स के समूह, जी, या जिसको हम कहेंगे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन। जी, अब ये भी नाबार्ड ने स्टार्ट किया था। ये नाबार्ड ने जो है सन 2008 या 9 में स्टार्ट किया प्रोग्राम। जी, अब मैं खुद इसके साथ इन्वॉल्व रहा था। जी, तो नाबार्ड ने एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम स्टार्ट किया कि भाई किसानों का समूह अगर स्थापित हो जाए जी, तो उनके अंदर एक शक्ति आ जाती है, जी, सभी लोग मिल जाते हैं। जी, तो वो ये देखते 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 भारत सरकार ने जो है 2022 में जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टार्ट की, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, DSS-FPOs की। जी, तो बेसिकली नाबार्ड ने स्टार्ट किया, फिर नाबार्ड ने इनको दे दिया। अब ये प्रोजेक्ट जो है जी, करीब 250 इस प्रकार के FPOs पूरे उत्तराखंड में हैं, और वो 250 में से करीब 140-145 FPOs नाबार्ड की योजना में हैं, जी, जिसमें भारत सरकार की योजना भी हमारे पास है और प्लस हमारी पुरानी योजनाओं के तहत भी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि किसान इकट्ठा हो रहे हैं और एक साथ खेती कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक ही उत्पाद करें, और खुद ही उनको जो है रॉ मटेरियल्स, सीड हो गया, प्लांटिंग मटेरियल, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है वो उत्पादक संगठन बाहर से ले रहा है, ये सस्ते दामों से ले रहा है और उनको दे रहा है, और उनसे माल खरीद रहा है, जी, और खरीद के फिर वो बेच रहा है। जी, अब उसी के लिए मैंने कहा कि उनको ONDC के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ वो लोग आपस में ज्वाइन भी कर रहे हैं ताकि उनका जो है अच्छा मार्केट हो जाए। कुछ प्रॉब्लम्स इसमें है, उसके बारे में भी मैं आपको कहूँगा। अब ये इकट्ठा लोग हो रहे हैं और काम कर रहे हैं, बहुत कल्पना बहुत अच्छी है, भारत सरकार भी चाह रही है, राज्य सरकार की भी प्रोग्राम्स ऐसे हो रहे हैं जी, और इसमें भारत सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा फंड्स भी हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट फंड्स प्राप्त होते हैं वो हैं, नाबार्ड भी अपने फंड से पैसा देता है। अब इसमें क्या है कि कुछ FPOs ऐसे हैं जो कि 1 करोड़ या 2 करोड़ का भी बिजनेस उनका है, जी, टर्नओवर, और उसमें से अब मैं बताता हूँ करीब 30-40% ऐसे हैं जो हमारे 15 लाख से लेके 30 लाख, 25 लाख, 30 लाख के बीच में है। जी, बाकी हमारे जो है 5 लाख के नीचे। प्रॉब्लम्स वहाँ पे हैं, जी, जी, क्योंकि एक तो ऐसा है कि ये उन्होंने इस चीज़ को माना नहीं कि ऐसा आवश्यक हो गया है, जी, जबकि आवश्यक है। अभी मेरे पास 2 नाली की ज़मीन है, मैं क्या करूँगा उसमें? जी, अगर मेरे जैसे 100 आदमी हैं, हर एक के पास है, तो 500 नाली मेरे पास अगर है, हम सब के पास है, खेती कर रहे हैं, अपनी अपनी खेती कर रहे हैं, उसी अनुपात में भी उपज अपनी दे रहे हैं जी, तो जो प्रॉफिट्स आएंगे वो हमारे पास ही वापस आएंगे। जी, ये जब तक अंडरस्टैंडिंग हमारे में नहीं है तो नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इसको पहले हम लोगों ने लाना है। जी, शायद आपको पता है या नहीं सर, कि नाबार्ड को एक नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी के रूप में जो है जी, जानते हैं लोग, भारत सरकार भी और बाहर भी, कि जितने फॉरेन के फंड्स आते हैं, जी, चाहे वो आपकी ADB से आए, चाहे आपकी ग्रीन क्लाइमेट फंड आए, जी, तो ये तमाम UNO की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी, जी, इसमें वो नाबार्ड के थ्रू ही आते हैं। जी, और कोई भी अगर भारत में क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम होना है, जो फंड होने हैं, जो ग्रांट्स होने हैं, जी, वो नाबार्ड के थ्रू ही आते हैं। नाबार्ड ही उसका अप्रेजल भी करता है, नाबार्ड ही उसका वो करता है आपका मॉनिटरिंग का काम। जी, तो ये क्लाइमेट चेंज के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी हमारे पूरे राज्य में होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये 2-3 पहल ऐसे हैं कि ये करना हमारे लिए अति आवश्यक है, जी, क्योंकि लोग ऑनेस्ट हैं, मेहनती हैं, जी, महिलाएं हमारी बहुत जी, काम हम बहुत ज़्यादा करती हैं, मैक्सिमम काम करती हैं। जी, हमने इसीलिए फोकस अपना उन्हीं पे रखा हुआ है। जी,
तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ अच्छी हैं। दूसरा, हमारे यहाँ जो है क्रेडिट एब्जॉर्प्शन, जी जो बैंकों का जो ऋण है, उत्तराखंड एक यूनिक राज्य है कि जहाँ के सबसे अच्छी रिकवरी, जी लोग पैसा वापस दे रहे हैं। जी अब यहाँ पे ग्रामीण बैंक एक हमारा है, ग्रामीण बैंक को हम लोगों ने उसका आंदोलन किया अभी कुछ दिन पहले। ग्रामीण बैंक का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जी नेट एनपीए तो उनका लगभग शून्य है, नेट एनपीए जिसको, जी और जो ग्रॉस एनपीए है टोटल, जी वो उनका जो है मेरे ख्याल से 2-2.5 के आसपास है। जी देखिए, तो मतलब ये बैंक का है। वैसे ही हमारे जितने भी दूसरे बैंक जी। हैं, सहकारी बैंक, कमर्शियल बैंक, सभी एक आध बैंक को छोड़ के सभी का जो है 5% के आसपास नीचे ही है। जी तो इतनी अच्छी बैंकिंग, हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है, तो मैं समझता हूँ कि बैंकों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग वापस दे रहे हैं पैसा, जी लोगों के पास एजुकेटेड लोग हैं, जी और लोग बिल्कुल गरीब हैं ऐसा भी नहीं है। तो लोग, सारी चीज़ें यहाँ के लिए हैं, सब कुछ है। जी 4 धाम जब हमारे पास है, जी तो हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म का हमारे पास स्कोप जी है ना, जी और इको टूरिज्म का स्कोप है। अभी हम लोगों ने जो है होम स्टेज के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, जी तमाम नर्सिंग के लिए, शेफ्स के लिए, ये भी प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम सब। ताकि हमने इसलिए दिया है क्योंकि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जी इतना बड़ा हब हमारा है, टूरिस्ट हब है हमारा, तो अलग अलग लोगों की आवश्यकता होगी। इसमें इन लोगों का एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आने वाले 4-5 साल में हमको वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दिस। जी, अब लास्ट में सर आपने कहा कि हमारा बहुत फोकस महिलाओं पर है, तो उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो नाबार्ड से जुड़ी हैं, या वो महिलाएं जो नाबार्ड की इस तरह के प्रोग्राम से जुड़ना चाहती है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? तो ऐसा है कि महिलाओं की बात करें, जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं, कुछ सीखते ही हैं पहली बात तो, और नेचुरली मैंने देखा है कि उनकी अपेक्षाएं भी बहुत है। जी जैसे उन्होंने कोई प्रशिक्षण लिया तो वो कोशिश करती है कि सर इससे आगे वाला लीजिए प्रशिक्षण। जी मैं बीच में पिथौरागढ़ गया था, तो पिथौरागढ़ में हमने एपन के लिए दिया था, जी पिथौरागढ़ अल्मोड़ा। अब वो कुछ महिलाएं उसमें से इतनी आर्टिस्टिक हैं जी कि उनके एक एपन की कीमत वो कह रहे सिर्फ 5,000 रुपये। जी अब वो चाहते हैं कि और उससे ज़्यादा हो। तो मेरा सिर्फ ये है कि महिलाओं से कहना है कि अगर आप आर्टिजन का काम कर रही हैं जी या आप काम कर रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम आप ये कर रही हैं, पहली बात तो प्रशिक्षित होना मस्ट है जी और प्रशिक्षण के लिए नाबार्ड के द्वार हमेशा ओपन है। और एडवांस का जो प्रशिक्षण होता है उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम उनको आउटसाइड द स्ट्रीट भी हम लोग भेज सकते हैं कि बाहर के राज्य में देख के आइए कैसे हो रहा है काम जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ का फोकस हमारा 70 to 80% जो है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो चाहे गैर कृषि का क्षेत्र हो, वो महिलाओं पे ही रहेगा आधारित। तो वो हमारी नाबार्ड की ओर से हमेशा उनके लिए जो है सारे प्रयास हमारे होंगे भी। और बैंकों में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने बैंक्स हमारे साथ हैं जी उनको भी हम लोग कहते हैं कि महिला केंद्रित जो प्रोग्राम्स हैं जी उनको आप बिल्कुल रखिए, क्योंकि उस पर 100% रिकवरी है आपकी और महिलाएं कभी चूकती नहीं है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में वो लोग आगे रहेंगी। नाबार्ड की ओर से जो भी मिलेगा पैसा, चाहे वाटरशेड में है, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड में है, प्रशिक्षण में है, एक्सपोजर्स में है, ट्रेनिंग्स में है, हमारी पहली प्राथमिकता हमारे विमेन फोक रहेंगी। और जो मैंने आपसे बातें करी, चाहे इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बातें करी, FPOs की बात भी करी, SHG फेडरेशंस की बात भी करी, जी उसमें उनका 90% रोल इन्हीं का ही है। जी, तो हम देखते हैं कि महिलाएं जो है ये बेसिक हमारी धुरी है, जिससे उत्तराखंड को आगे जाना है। बिल्कुल। तो आपने देखा नाबार्ड कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो हम बात कर रहे हैं बदलाव की, कि उत्तराखंड में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अब बदलाव आ रहा है और उसमें नाबार्ड का बहुत बड़ा रोल है। तो आज हमारे साथ थे उत्तराखंड रीजनल सेंटर से CGM सर। थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी अच्छी इंसाइट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी एंटायर टीम को सर। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू।